सही है। ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें क्या करना है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है, ये कब लेना है, जब एक से कम हो। तो लिमिट वन माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसके बाद यहाँ वैल्यू रख दीजिए, और इस वाले में क्या करना है, जीरो से ग्रेटर, तो वन प्लस कर दीजिए, तो वन प्लस एच, फिर यहाँ रख दीजिए वन प्लस एच। तो जब इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे, तो इसका हल जो आएगा वो इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। अब मुझे समझाइए, दिक्कत है तो कर दें। तो आप लोग के परेशान हो गए होंगे समझ के, नहीं बस और कोई दिक्कत। हम तो कर रहे हैं, हम शुरू करें वो डिफरेंशिएशन। चलिए ये भी वही है, देखिए जवानिए सुन लीजिए। यहाँ देखिए जी एक्स, इसको बंद कर, सूख जाता है, सूख जाता है, चलेगा नहीं चलेगा। देखिए पहले आपको मैं समझ गया आपको प्रॉब्लम कहाँ है, कि मॉड एक्स जब होता है तो मॉड में चिन्ह माइनस भी आएगा तो पॉजिटिव रहेगा। का मॉड है, अच्छा कोष्टक दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस कोष्ट में एक्स द्वारा परिभाषित फलन पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। तो आप क्या करो, जो x के बराबर या कम है, तो x से कम है तो बोलो h माइनस, यानी x माइनस एच कर दो, एक बार x प्लस एच कर दो, काम खत्म हो गया। यानी एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट कर दें, बोलो तो कर दें। और बोलो, अब श्योर हो गया, तो अब चले अवकलन में। ओके डियर स्टूडेंट, जो बच्चे अभी अभी ऑनलाइन हुए हैं, अब वो प्रश्नावली ओवर हो चुकी है। आप लोग एक्सरसाइज नंबर कौन है बेटा, 6.2 में, 5.2 में चलो। तो पहले फार्मूला थोड़ा देख लो, ओके। पता नहीं तुम लोग में फार्मूला दिया है कि नहीं, जरा चेक करो, दो हमको जरा। कहाँ दिया है, हाँ यहाँ दिया है ना, बस इसी से काम कर लेना है। चले, अब ये सूत्र याद करो, फिजिक्स में पढ़ाते समय तुमको पर्शल बता रखा है, तो आओ चले जाए। अब वही फार्मूले यहाँ बताने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे। अब देखो ही नहीं बल्कि नोट भी करना है, तो पहले सीखना है, पहले सीखो, जब कहेंगे कि अब लिखते जाओ तो लिखो। बोलो डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन, याद आने लगा। तो ये जो घात होती है अब वो गुणक बन जाती है, और फिर इसमें से एक, वेरी गुड, एन। अब याद करो फिजिक्स पढ़ा रहे थे तो फुल स्पेशली बता दिए थे, तो अब तो यहाँ तो पढ़ना ही है ना। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू, हाँ। अब जैसे एक उदाहरण देके बताता हूँ, जैसे मान लो तुमसे कह दिया कि डी बाई डी एक्स के पावर 5 का मान बताइए, यानी इसका अवकलन कीजिए। तो बेटा क्या करोगे, अब ये जान गए, ये फार्मूला हो गया, तो अब ये 5 हो जाएगा। अब इसमें से एक घटा दोगे तो 5x पावर 4, श्योर हो गया। अब यही चीज को एक और बताते हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर -6, तब क्या करोगे, बोलो, -6 के पावर 7 नहीं हुआ बेटा, अरे सॉरी, अब इसमें से घटा दोगे तो 6 और 1 मिलके 7 हो, आगे समझ में, लिख के बता दे। अच्छा अब इसी प्रकार से देखो, अब एक चीज और देखो, डी बाई डी एक्स
2x-1 के पावर 5। हाँ तो इसीलिए तो बता रहा हूँ ना। पहले रुको, अब इसको कभी अलग नहीं होगा, पहले ये पावर हल होगा। तो 5 2x-1, अब इसके ऊपर बोलो 4 घात हो जाएगा, और फिर dy dx 2x-1। समझ आ रही है? अब पकड़ो, बोलो 5 2x-1 पावर 4। अब इसको खोलो, 2 बाहर आ जाएगा। अब dy dx cx माइनस dy dx 1। अब ये एक बार समझाएंगे, फिर आप इसको जबानी कर लेंगे। तो बोलो 5 2x-1 के पावर 4 2। अब देखो ये dy dx पावर x है, इसको समझ लो। और अब आप लोग डायरेक्ट कर लेना। बोलो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एक बाहर आ गया, और फिर x, फिर इसमें से एक घटा दिए तो 1, x के पावर 0, और किसी के घात 0 हो। अब इसी चीज को तुम लोग समझ गए। तो अब ये समझ लो कि dy dx x, तो ये कुल मिला के 1, राइट है, तो इनटू 1। और जब यहाँ अचर राशि हो यानी संख्या हो, कोई उसके साथ एक्स वाई जेड कुछ ना हो, अचर राशि है, तो अब इसका 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब ये देख लो, आ गया 5 2x-1 पावर 4। अब 2 1 जा 2, तो 2 5 10। अब यही चीज जब तुम लोग सीख जाओगे तो ऐसे डायरेक्ट 5 2x-1 पावर 4, और इसका हो गया 2, इसका हो गया 0, तो 2 और 5 पहले था, तो 2 5 10, तो 10 2x-1 पावर। नहीं समझ आई? एक तो तुम लोग बताओ। अभी देखो एक सूत्र पर क्लियर हो रहा है। अच्छा यहाँ एक चीज और लिख सकता हूँ, dy dx x का वन 1। नहीं आ गया? अब जैसे एक सवाल तुम लोग बता दो मुझे, 3x क्लियर है -2 के पावर 3। अब इसका तुमको अवकलन करना है। तब देखो जबानी सीख लो, फिर तुम लोग कर लेना। बोलो 3 पहले बाहर ले आओ, 3x-2 होल स्क्वायर। अब इसका करोगे तो 3, और इसका 0। अब हो गया 3 तरीके 3x-2 का। अब आ गया प्रॉब्लम? कर, या तो तुम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाओ, या तो मैं इसको आगे करूंगा तो जगह नहीं मिलेगी। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, आओ बेटा। चलो चलो, ऑनलाइन स्टूडेंट बोलो कोई प्रॉब्लम है, चेक करके बताओ। अभी पहला फॉर्मूला दिया था dy dx x पावर n और dy dx x। देखो दोनों को मैंने खोल के एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। चैट कर लो, चैट करके बताओ। ओके बेटा चलें। अब कोई डाउट नहीं ना है? अब कर सकेंगे? जल्दी करिए। दिक्कत? हो गया?
दिक्कत तो नहीं ना? तो इसीलिए ये सूत्र लिख के पहले समझाया। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक सूत्र ये वाला भी बता दें जो अचर राशि का कह रहे थे, जैसे dy dx c, यानी अचर राशि, यानी जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो वो ना हो। तो बोलो, सामने है ना? अब कोई प्रॉब्लम? अगला सूत्र देखो, dy dx e के पावर x, तो अब इसका फार्मूला वही होता है। और फिर यक्स का करेंगे, तो यक्स का करोगे तो डी बाई डी एक्स यक्स 1, तो अब गुणे 1 करो तो 1 का गुणा करोगे तो वही आएगा। समझ गए? यानी कि अब तुमको ये समझा दें ऐसे। क्लियर? तो अब ये हो गया e पावर x इंटू इज इक्वल टू x। तो अब ये बार बार ये स्टेप नहीं लेना है, बस इसी से समझ गए हो जाएगा। अच्छा, अब एक और बात बता दें, अगर यही मान लो तुम्हारा हो जाता dy dx e के पावर माइनस x, तब क्या हो जाता? इसी तरह e के पावर माइनस x dy dx माइनस x, तो e के पावर माइनस x, अब इसका करते तो बोलो -1, तो इसलिए हो जाएगा माइनस। तो अब ये तो समझा दिया, बट मतलब ये रहा। अब समझ आ गई? इसलिए समझा भी दे रहा हूं, कर भी दे रहा हूं। एनी डाउट? हो गया? और के बेटा आओ, अब आगे भी सूत्र देखो। आगे देखो, dy dx log x बेस e, तो अब इसका फार्मूला हो जाएगा 1/x। आ गया? अब आ जाओ dy dx sin x, बोलो cos x, dy dx cos x, ये सब तुम्हें पर्सनल का पढ़ा है। dy dx, बोलो tan x, बोलो sec स्क्वायर x। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा? करो। और आगे ले लो, dy dx काट x, बोलो माइनस कोसेक स्क्वायर x, dy dx sec x, बोलो sec x इंटू dy dx कोसेक x, बोलो कोसेक x इंटू काट, राइट है? माइनस हो जाएगा, देखो ये लिखा हूं यहाँ पे, ले रहे हैं ना? तो अब ये अवकलन का जो प्राइमरी स्तर है वो समाप्त हो गया, इतने फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। अब 1 मिनट अब लोग फार्मूला लिख करके वॉच कर लीजिए, ठीक है? तब इसके बाद हम सवाल बताते हैं।
हो गया बेटा। अब आपके देखिएगा एग्जाम्पल में बड़ी सारी सवाल दिया हुआ है ना, तो अब हम आपको सीधे प्रश्नावली में ले जा रहे हैं। ओके बेटा, अब उदाहरण आप लोग घर पे अपना ट्राई मार लेना, अब जिसको जहां प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेगा। श्योर? प्रदीप आपको आ रहा है? अब चलिए, अब आ जाइए, पहली सवाल पहले ट्राई करिए आप लोग। साइन इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 लीजिए। पहले आप करेंगे कि मैं पहले एक तो बता दूं? करिए। बोलिए। साइन इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5, बैठ जाए। यह एक फलन है, ठीक है। तो पहले आप अपनी तरफ से मान लीजिए कि माना यह y बराबर इतना है, समझ गए? एक फलन मान लीजिए उसको। अब उसी फलन को आप चाहे तो fx भी कह सकते हैं। तो माना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब अवकलन कर लीजिए। तो इसलिए dy बाई dx साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब फार्मूला लगाने के लिए आप इसको यक्स चाहे टी, आप हमने तो आपको यक्स से बताया, तो यक्स मान लीजिए, तो साइन यक्स हो जाएगा। तो क्या पढ़े थे? कॉस यक्स। तो अब ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी तो इसको किए, अब इसको करिए डी बाई डी एक्स, इसीलिए मैंने ये वहां पर किया था, ठीक है। और जब ये स्क्वायर नहीं रहेगा, खाली यक्स ही रहेगा, तब तो उसका एक हो जाएगा, आएगा 0 हो जाएगा, तब तो छोड़ देना है। लेकिन अगर एक नहीं है, करना है, तो बोले डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको भी देखिए, पहला सवाल इसलिए सिस्टम से खोल दे रहा हूं, कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब बोलिए डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5। अब आप जैसे अभी नियम पढ़ाए थे, समझ गए होंगे, तो ये सब की जरूरत डायरेक्ट ले लेंगे। आज यदि नहीं समझे तो इसीलिए एक दो सवाल ऐसे कर दे रहे हैं। तो अब बोलिए कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, बोलिए 2x हो गया, 0 हो गया। अब 2x बाहर कर दीजिए, 2x कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, और जिसको नियम आ गया वो सीधे साइन का कास करेगा, ये ज्यों का त्यों, फिर इसका करेगा तो 2x और ये 0, तो वो सीधे एक लाइन में कर लेगा। लेकिन अभी आप सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा समझ लीजिए, सीख लीजिए, फिर डायरेक्ट करिएगा, चेक करिए, ठीक है। ठीक, समझ आ गया?
अब कंटिन्यू एक एक सवाल लगाते जाइए, छोड़िए मत। अब पहली के बाद दूसरी ट्राई करिए, फिर तीसरी ट्राई करिए, छोड़िए मत उसको, क्योंकि शुरुआती है ना। जब शुरू में सीख लेंगे तो फिर आप चाहें तो फिर छोड़ भी सकते हैं, घर जाके लगाएंगे, लेकिन पहले और सवाल तो एक भी छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, जैसे अभी आप लोग आए थे तो पहली प्रश्नावली में जो फंसा था पूछ लिए, ऐसे ही कोई चीज भी नहीं छोड़ना है। दीजिए। अब दूसरा है बेटा कास साइन एक्स, आइए देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए ये लिखा है कास इन ब्रैकेट है साइन एक्स, तो अब इसको पहले मान लीजिए कि ये फलन है, तो लेट y इज इक्वल टू कास साइन एक्स। अब लिख दीजिए डी वाई डी एक्स कास, अब इसको मान लीजिए x, अब ये कास x हो जाएगा। अब बोलिए माइनस x ये माने थे, तो साइन साइन x हो गया, और फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स। समझ आया? अब बोलिए माइनस साइन साइन एक्स प्रॉब्लम। अब इसका बोलिए, फिर एक्स का वन, खत्म। अब ये आपका आंसर, चेक करिए। ये है। अब इसको चाहे तो आप माइनस कास एक्स साइन साइन एक्स भी लिख सकते हैं। ये तो गुणन की क्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको बाद में लिखिए, इससे क्या मतलब। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, एक एक सवाल टच करिए पहले शुरू में। अब दो लगा लीजिए, फिर तीसरे में जाइए। ये समझ गए कि एक बार फिर सिखा दें। आ जाओ बेटा, गुड मॉर्निंग। चौथा, अब आइए चौथा सीखिए। अच्छा तीसरे में नहीं ना दिक्कत है, आइए चौथा देखिए।
चले बेटा, चौथा है बेटा सेक इन ब्रैकेट tan अंडर रूट एक्स। सही लिखा हूं ना? tan अंडर रूट। अब सीखो कैसे करोगे। पहले मान लो कोई ये फलन y है, तो लेट y इज इक्वल टू सेक tan अंडर रूट, अब dy बाई dx dx सेक tan अंडर रूट। अब फार्मूला लगाना है, तो इस पूरे को क्या मान लो, अब dy बाई dx सेक x हो जाएगा। बोलो सूत्र पढ़े थे, सेक x इंटू टेन एक्स। पहले ध्यान से सुनना, क्या पढ़े थे, सेक x इंटू, तो x ये माने हो, तो इसलिए ब्रैकेट में tan अंडर रूट x फिर tan अंडर रूट x। ये तो अभी फार्मूले की वजह से हुआ, लेकिन अभी मुझे इसका फिर एक्सपेंशन करना होगा, तो डी बाई डी एक्स tan अंडर रूट एक्स। पहले बोलो आया? अब तुमको ये वाला हल करना है। अब कैसे करो, सीखो। सेक tan अंडर रूट एक्स tan अंडर रूट एक्स, अब इसको मान लो x, तो अब ये बोलो tan x हो गया, तो फिर फार्मूला बोलो tan x का सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट फिर डी बाई डी एक्स रूट। अब समझ आया? अभी घबराओ मत, सीखो। तो सेक tan रूट एक्स tan अंडर रूट एक्स, बोलो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब इसको अलग सिखाएंगे, डी बाई डी एक्स अंडर रूट, बोलो क्या इसे तुम डी बाई डी एक्स एक्स के पावर हाफ लिख सकते हो? अब ये फार्मूला डी बाई डी एक्स पावर n हो गया बाहर, तो 1/2 एक्स के पावर 1/2 माइनस 1। मुझे इसको बाहर सिखाने का कुछ प्रयोजन है, क्योंकि वो सिखा देंगे तो तुम डायरेक्ट कर लिया करोगे, तुमको इतने स्टेप बार बार। आओ पकड़ो, अब बोलो 1/2 एक्स के पावर 1/2 में से एक घटाओगे माइनस हाफ। अब बोलो 1/2, अब इसको नीचे ले आ दें तो x के पावर प्लस हाफ, और करड़ी में मान होता है 1/2 का। हो गया? समझ आई? तो अब इतना बार बार न करना पड़े, इसलिए जैसे ही तुम कोई चीज करड़ी में देखो, बस 1/2 करके उसे नीचे ला दो। अब ये मैं तुम्हें पहले कहता तो कहते सर ये कैसे हो गया, तो इसीलिए मैंने स्टेप बाई तोड़ा कि तुम समझ सको। समझ गए? अब मान लो अगर हमको कहता डी बाई डी एक्स, ठीक है, और अंडर रूट यहाँ, जैसे ये अंडर रूट ही एक्स है, तो अब ये वाला मैटर को इतना स्टेप तोड़ने के बजाय अब डायरेक्ट लिख दो 1/2 अंडर रूट एक्स। तुमको अब इतना बार बार, लेकिन ये करना तुमको पहली बार करना चाहिए, ताकि ये जान सको कि ऐसा कैसे हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा रुको इसको अलग समझा देते हैं। अब बोलो, अब कहो तो मैं लिख दूं। तो ये हो गया। अब यहाँ जो कि ब्लैक है नहीं दिखेगा, इसका ये जगह वाला यहाँ लिख दे रहा हूँ। बोलो क्या लिखना चाहिए मुझे, 1/2 अंडर रूट। अब पूरा हल हो गया। अब आंसर चेक कर दिया। अब उधर वाला स्टेप क्लियर हो गया? एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम तो बताओ।
ऐसे स्टेप बाय स्टेप थोड़े क्लियर है ना। जहां बेटा ना समझ में आए ना वहां तुरंत पूछ लो ताकि वो क्लियर हो जाए। चलो चलो आगे बढ़ो, हो जाए तो आगे बढ़ो। वो कर लेना बेटा स्टेप, बाएं साइड में स्टेप कर लेना ताकि तुमको फिर बाद में दिक्कत न रहे। बोलो बेटा। अब आ गया पांचवा। अब पांचवा के लिए पहले मुझे समझाना पड़ेगा। क्यों समझाना पड़ेगा ये देखो। देखो अब जो अवकलन अभी तक हो रहा था वो सिंगल सिंगल था और अब ये देखो भिन्न आ गया, देख रहे हो। तो ऐसे का अवकलन भागफल विधि से किया जाता है। किस विधि से? तो पहले समझा देते हैं। बोलो मिटाए। और एक अक्षर मत लिखना जब तक पूरी समझ में ना आ जाए। आ जाओ पढ़ो क्या लिखा है। साइन ए एक्स प्लस बी कास सी एक्स प्लस डी। अब सीखो, पहले हर बार की तरह इसको भी पहले फलन मान लो। तो लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कास। अब मैंने आपसे ये कहा था, देखो अगर ये भी नीचे ए एक्स प्लस बी रहता तब मैं यहाँ 10 लिख देता, लेकिन अभी क्योंकि ये साइन का अलग एंगल है कास का अलग है, तो जब संख्या भिन्न में रहे और उसका अवकलन करना है तो उसका हम भागफल विधि से करते हैं। अब सवाल मन में उठेगा ये क्या होता है। जो नीचे होता है उसका हम ऊपर और नीचे पहले गुणा करते हैं, समझ गए। तो जब इसका ऊपर और नीचे गुणा करोगे तो तुम लोग कक्षा 9-10 में त्रिकोणमिति में पढ़ते थे, इसे कॉन्जुगेट कहते हैं। तो कर लो पहले गुणा। साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कास सी एक्स प्लस डी। जब इसी का इसी में करोगे तो कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। बोलो श्योर हो गया? यहां तक कोई डाउट? ओके बेटा। अब क्या करते हैं, ये पहले कर लिया, अब इसका अवकलन करो डीवाई बाई। अब जो बटा रहेगा अब उसका अवकलन नहीं होगा, उसको बाहर करो। 1 बाई कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। और अब बाकी जो बच गया उसको लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कास सी एक्स प्लस डी। अब इनका अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ देखो 1 बाई कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ सीखना, जो नीचे का गुणा किए थे पहले उसको बाहर निकालो। अब देखो पहले इसीलिए बोला हूं सीखो, कास सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स साइन बी। यानी पहले इस वाले को बाहर करो और इस वाले का अवकलन करो, फिर अब यही कमो उलट के करो। अब इसको बाहर निकालो ए एक्स प्लस बी, अब डी एक्स सी एक्स प्लस डी। पहले मुझे समझाओ क्या समझ आया नहीं आया। फिर सुनो, जब भिन्न में रहे तो नीचे वाली का ऊपर नीचे गुणा करो फिर अवकलन करो, जो नीचे है वो बाहर करो उसका अवकलन नहीं होगा और फिर ऐसे कर लो। अब इसको मान लो पहला फैक्टर, इसको मान लो
तो पहले को बाहर करके दूसरे का अवकलन करो, फिर दूसरे को अवकलन करो, बीच में घटाना है। ठीक है, इसे कहते हैं भागफल विधि द्वारा अवकलन करना। अब आओ करो, बोलो 1/cos स्क्वायर cx प्लस डी, बोलो cos cx प्लस डी, बोलो ये x हो गया तो साइन का हो गया cos ax प्लस बी। अब इसका करोगे तो a आ जाएगा, आकर 0 हो जाएगा। ये फिर से करके बताएं, अब डायरेक्ट आ रहा है। अब बोलो माइनस साइन ax प्लस बी, बोलो कास का करोगे तो माइनस हो जाएगा साइन cx प्लस डी, और फिर इसका करोगे तो c हो गया। अब हो गया ऊपर वाला, बोलो a हो गया cos cx प्लस डी cos ax प्लस बी माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, बोलो साइन ax प्लस बी साइन cx प्लस डी इंटू सी हो गया। अब अगर यहाँ a नहीं होता और यहाँ, तो ये cos a cos b प्लस साइन a साइन b का फार्मूला हो जाता, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि यहाँ c है यहाँ a। तब इसको और आगे बढ़ाते हैं, और ये जो नीचे वाला है वो तो अपना ज्यों का त्यों। अब चेक करो आंसर, बोलो। हाँ तो आप लोग को यहाँ से समझ लो, a cos ax b sec ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, जानते हो क्यों? समझ गए हो तो ठीक, नहीं तो अभी बता देंगे। मैं ये कहना कोशिश कर रहा हूँ कि ये तुम्हारा बिल्कुल सही है, बस केवल ये कहना चाह रहा हूँ। ये वाला बोलो इसके भी बटा है, तो अब इसके करोगे तो ये cos cx प्लस डी और ये cos cx प्लस, ये बोलो दोनों एक थे कट जाएगा और फिर एक टे बच जाएगा, तो ये सेक हो जाएगा। अब फिर ये वाला यहाँ करोगे तो साइन और कास जो में cx वाला है वो tan हो जाएगा। आइए आप समझ गए, तो ऐसा निकाल दें, कर लो ऐसा, बोलो अब क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट a cos, ये तो तुम्हारे उत्तर को दिखाना है, नहीं तो हम यही छोड़ देंगे, cx प्लस डी आया बेटा इंटू cos ax प्लस बी, अलग कर लो, बोलो cos स्क्वायर cx प्लस डी प्लस हो गया c साइन ax प्लस बी, ठीक है बोलते रहो साइन cx प्लस डी, इसके भी बटे cx प्लस डी, बोलो एक थे से एक थे कट गया, ऊपर से मत हटो, बोलो a हो गया और एक बटे कास माने सेक cx प्लस डी और फिर कास ax प्लस डी। अब यहाँ चलो, अब ये देखो ये कास स्क्वायर cx है, तो एक थे कास इसको दे दो, तो इसको दे दोगे तो ये tan हो जाएगा, तो c tan cx प्लस डी हो गया, और एक तो ये हो गया साइन ax प्लस बी, और फिर एक थे एक बटे हो गया तो सेक cx प्लस डी। अब मिला लो आगे,
नहीं समझ आई? ये वाला करने आया कैसे कैसे किए? ये देखो cos स्क्वायर है तो इसको भी 2 करो, जिसका कोण इक्वल है इसको उसके साथ लगाओ, इसके साथ तो जाएगा नहीं, तो ये tan और sin और cos मिलके देखो tan हो गया। अब नीचे एक बचा कि नहीं, तो 1 बटे cos माने sec, ये वाला जो का, अब चाहे ये पहले लिख दो ये बाद में लिखो, ये पहले लिख दो ये बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि योग की क्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन। अब मुझे समझाओ कहाँ दिक्कत है? अब निकाल लो फिजिक्स। अरे आज केमिस्ट्री होगा ना। अब क्लियर हो गया? तो घर देखो, एक चीज देखो, अभी मैं सुबह कोचिंग पढ़ा रहा था तो इसका जिक्र किया था, क्योंकि कल MIT यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर वेबिनार पे चल रहा था, तो हमारे पहले एक वक्ता बोल रहे थे डॉक्टर JD दत्ता, DU के प्रोफेसर थे। उन्होंने एक बात बड़ी बढ़िया कही थी, वो आपको भी सुनाता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि इंग्लिश, मैथ और केमिस्ट्री, साइंस पढ़ने वाले बच्चे को, इंटरमीडिएट के बच्चे को ये प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों अगर प्रतिदिन अभ्यास न किए जाएं तो ये भूल जाते हैं। और फिजिक्स, हिंदी, बायोलॉजी अगर एक आध 2 दिन न भी अभ्यास करो तो इसमें वो क्षति नहीं होती जो क्षति इसमें होती है, इंग्लिश, मैथ और केमिस्ट्री में, क्योंकि ये तीनों के सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स है। आप कहोगे इंग्लिश में कहाँ मैथमेटिक्स है ना, इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहाँ रखना है, कौन सा वर्ब लगाना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब देनी है, पैसिव में क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर एक दिन भी अभ्यास नहीं होगा तो जो नियम तुम्हें याद है खत्म। जैसे अभी मैं तुमसे कोई सिंथेसिस दे दूं, कहूं कि इसको बताओ, तो कहोगे सर नियम भुला गया है, थोड़ा याद करना हो, तो बस यही मैटर है। उसी तरह फिर मैथ है, मैथ में अब तुम पढ़ रहे हो इस समय, और अभी मैं तुमको पूछे पीछे ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल दे दूं तो कहोगे सर सूत्र भूल गया है ना, मतलब एक इशू कह रहा हूं, हो सकता है तुम्हें याद हो, लेकिन एक बात है कि भूल सकता है। तो इसीलिए तुमको इससे कुछ समझ आया क्या कहा जा रहा है, कि तुमको अपने घर पे रोज ये 3 विषय कंटिन्यू दोहराते रहने चाहिए, कभी गैप नहीं करनी चाहिए। यानी कि एक प्रश्नावली आ गई मुझे तो छोड़ दे, नहीं, कंटिन्यू, भले मत लगाओ, उसको वॉच कर लो। समझ गए ना, ये बड़ी अच्छी बात थी इसलिए बताया। अब इधर कोई डाउट्स है? केमिस्ट्री का
हो गया बेटा? अब निकालिए केमिस्ट्री, देखिए कहाँ तक पढ़ा चुका हूँ। हमको लग रहा है चौथा चैप्टर चल रहा है, एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर। किस चीज का? बायो का? तुमको बायो से क्या मतलब है? हैं? हाँ, रेयर केस में होता है, कोई कोई केस। देखो बेटा, इसका कोई क्यों नहीं है। जब भगवान किसी का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो सामान्यतः मनुष्य का ये फ्रेम होता है, और इस फ्रेम में हार्ट की पोजीशन लेफ्ट होती है, एकदम सेंटर नहीं होती। लेकिन किसी किसी में जब उसके शरीर में डिवीजन चल रहा होता है, मेटामॉर्फोसिस, चूंकि बायोलॉजिकल वर्ड है, तुम बायोलॉजी नहीं पढ़ते हो, इसलिए ये मुझे टर्म्स को समझाकर तुमको मान लेना होगा कि ऐसा होता है। हाँ, ये मेटामॉर्फोसिस यानी जाइगोट डिवीजन करता है, तो क्लीवेज, क्लीवेज के बाद मोरुला, मोरुला के बाद ब्लेस्टुला, ब्लेस्टुला के बाद गैस्टुला स्टेज आती है, और तब उसके बाद जो है अंग बनते हैं। तो उसी समय अगर किसी कारण से क्रोमैटिक एवर्शन हो जाए, यानी हमारे में 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, और उसमें से कोई गुणसूत्र जो हृदय का निर्माण करता है वो फ्यूज हो जाए, उसकी पोजीशन सरक जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में आर्गन अपने रियल प्लेस से जगह छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में। जैसे अभी तो आप देखोगे तो कुछ दिन पहले एक लड़का टीवी पर दिखा रहा था, उसका फेफड़ा यहाँ था, यानी जब वो सांस लेता था तो यहाँ फूलता पचकता था, मतलब यहाँ हम लोग का यहाँ फूलता पचकता है ना, तो ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस हो गया, मतलब ऐसा सामान्य रूप से नहीं होता। उसी तरह किसी न किसी व्यक्ति का, जैसे किडनी है, किसी कभी कभी किसी को 2 किडनी की वजह जन्मजात एक ही किडनी हो जाती है। टेस्टीज है, जैसे चंदौली में ही लड़का है, अखबार बांटता था, गुड़ू गुड़ू कहते हैं उसको, रमेश नाम है शुद्ध, तो उसको 2 टेस्टीज नहीं है, एक ही टेस्टीज है, एक बॉडी के अंदर में ही अभी तक है और एक बॉडी के बाहर में है। ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होते हैं, क्लियर है? और ये क्यों होते हैं? क्रोमैटिक एबेरेशन की वजह से, यानी हिंदी में कहूं तो गुणसूत्र में अनियमितता की वजह से। बेटा, जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ सांस लेने के लिए हमारे हार्ट के नीचे एक डायफ्राम होती है, और पसली में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है। जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एक्सपेंस करती है तो ये पसली फैलती है, और ये जो नीचे का डायफ्राम है वो ऊपर खिंच जाता है, तो उसके जब खींचने से यहाँ पेट में जगह बनती है तो वो हिलता है। और कोई प्रॉब्लम? चले बेटा। यौगिक के नामकरण बताना है। इसका मतलब कि हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन की समानता, असमानता, ये सब हो गया है। दिखाइए मुझे, खड़े हो जाए, खड़ा होना सीखिए कि भुला गए कुछ। ओ, अभी शुरुआती दौर है, ओके ओके, आइए बैठ। या तो उस साइड पे जाइए या तो इस साइड पे जाइए, और इंसान की तरह बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए, और वो चेयर उधर ढकेल दीजिए। चले बेटा, थोड़ी देर में आके ले जाइएगा, ठीक है? बोलिए, तैयार हैं? देखिए, हम आपको पिछले दिनों में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं, क्या संकेत है,
कैसे पहचानेंगे और उसका IUPAC पे नाम कैसे लिखेंगे ये बता रहे थे। तो अभी मुझे इन्होंने बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन का बताया जा चुका है, कार्बोक्सिलिक का बताना है। तो यहीं से शुरू करते हैं। आइए देखिए, समझिए बेटा। आप जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उस एसिड का संकेत होता है एल्किल रेडिकल के साथ COOH। ठीक है, फिर हमने आपको इसको तोड़ के सिखाया कि बेटा कार्बन यहाँ ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है और ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसमें एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, एक कार्बोनिल ग्रुप है और एक एल्किल रेडिकल ग्रुप है। यानी ये अपने में 3 ग्रुप समेटे हुए हैं, कार्बोनिल ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, एल्किल ग्रुप। ये इसे कार्बोक्सिलिक कहते हैं। जनरल फार्मूला क्या है? तो मैंने आपको बताया कि एल्किल रेडिकल का जनरल फार्मूला ये तो सबको पता है, और इसी के साथ तो ऐसे को जो सेटिस्फाई करेगा, यानी इस फार्मूले को जो वो कहा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब हम आपको फिर से पुरानी बात याद दिलाते हैं। चले, मैंने कहा था बेटा जो भी अम्ल एनिमल या प्लांट से मिलता है उसे वीक एसिड कहते हैं। ये मैं आपको 10वीं बार बता रहा हूं। जो भी हमें अम्ल लवण या मिनरल से मिलता है वह स्ट्रांग एसिड होता है। जैसे हमको नमक खाते हैं तो HCl मिलता है, वो स्ट्रांग एसिड है। नाइटर सोरा से हमें मिलता है नाइट्रिक एसिड, स्ट्रांग एसिड है। गंधक से हमें सल्फ्यूरिक मिलता है, स्ट्रांग एसिड है। अब हमको इमली से टार्टरिक मिलता है, तो इमली पौधा है ना। नींबू से साइट्रिक एसिड मिलता है, नींबू पौधा है। अब समझ आ रहा है? हाड़ा बिच्छू बर्रे से हार्मिक एसिड मिलती है, वो भी वीक हो गया, जानवर है उससे मिल रहा था, यह भी वीक एसिड हो गया। जामुन, जैसे इनसे आजकल हम जामुन मंगवाए थे, एक दिन बैठिए, तो इनको नहीं पता होगा कि सर क्यों मंगवा रहे, क्योंकि वो बहुत ही उपयोगी पौधा है और वो औषधि बनाने के काम आता है। तो मैं एक औषधि बना रहा हूं तो इसीलिए उनसे मंगवाया था। तो वो जामुन जो है उससे एस्टिक एसिड मिलती है, अतः वो भी वीक एसिड है। तो जो भी एनिमल या प्लांट से हमको एसिड मिलती है वो वीक होती है। तो यहाँ जो आपको मिलने वाली है इसमें से चींटी, चूटा, हाड़ा, बर्रे, बिच्छू से मिलेगा फार्मिक एसिड, और एसिटिक एसिड एक और पढ़ना है वो मिलेगा हमको जामुन से। तो ये दोनों के दोनों एनिमल या प्लांट से मिलने वाले एसिड हैं, अतः ये वीक एसिड है। अब श्योर हो गया? और अगर वो एसिड होंगे, प्राची थोड़ा बोलो, तो उन सबके लास्ट में COOH मिलेगा। अब आती है बात, इसका नाम कैसे लिखाएगा IUPAC पे, क्योंकि जो मैं फार्मिक एस्टिक बोल रहा था ये सब तो तुम जानते हो, ये 11 में पढ़ाए थे। ये ट्राइवियल सिस्टम है, यानी निरर्थक पद्धति है, और इस पद्धति से आज के डेट में नाम लिखना असंभव है, क्योंकि हम उसे याद ही नहीं कर पाएंगे।
जैसे चींटी को फार्मा कहते हैं, तो फार्मा से मिला अम्ल को फार्मिक एसिड। जामुन को अंग्रेजी में एसिटर कहते हैं, अतः एसिटर से मिला एसिड को एसिटिक एसिड। नींबू को साइटर कहते हैं, अतः साइटर से मिले अम्ल को साइट्रिक एसिड कहते हैं। तो इस तरह से हम नाम याद नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमको ये विधि बताई गई थी जब यौगिक कम थे, और आज लाखों में ऑर्गेनिक कंपाउंड पहुंच गए हैं, तो उनको इस विधि से याद कर पाना असंभव। इसकी कथा सुना चुका हूं कि निरर्थक पद्धति को निरर्थक क्यों कहते हैं और आईयूपीएससी ही क्यों अपनाते हैं, ये सब मैंने 11 में पढ़ा दिया है। तो आईयूपीएससी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस विधि में हमें नाम याद नहीं करना पड़ता, बल्कि हम नाम लिखते हैं। इसलिए आईयूपीएससी पर जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के यौगिक का नाम लिखेंगे तो इसे बोलेंगे एल्केनोइक एसिड। ये आईयूपीएससी पे जा रहा है नाम लिखाने, यानी इसका आईयूपीएससी पे क्या नाम है? एल्डिहाइड पढ़ा रहे थे तो एल्केनल, और जब कीटोन पढ़ा रहे थे तो एल्केनोन। चलिए जो पढ़े वो बोल रहे हैं एल्केनोइक एसिड। यानी ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि पहले आप कार्बन की संख्या वाला नाम लिख लीजिए, फिर एन यानी एल्केन पे लिखिए, और लास्ट में ओइक एसिड जोड़ दीजिए, और फिर उसका नंबर लिख दीजिए कि वो किस नंबर पे है। बस नाम तैयार हो जाएगा, बना लीजिए। आईयूपीएसी पे इसे एल्केनोइक एसिड कहते हैं। एल्केनोइक एसिड कहते हैं। ओके, सौरभ, शशिकांत, दोनों लोग आए हो? आके इसी में बैठ जाओ, तो तुम लोग के भी काम का है। बैठो, पेन कॉपी लेके आओ खाली। चले बेटा, लिखिए एल्के कहते हैं। नामकरण करते समय नामकरण कार्बन की संख्या गिनने के बाद, कार्बन की संख्या गिनने के बाद हो गया। चल बैठ जाओ, बैठ जाओ। कार्बन की संख्या उस नाम में एन लगाकर ओइक एसिड प्रत्यय के रूप में जोड़ देते हैं। मानसी को बुला दो, आवाज दे दो सीढ़ी के पास। ओइक एसिड जोड़ देते हैं, फिर उसकी संख्या लिख देते हैं। राइट है, फिर उसकी संख्या लिख देते हैं। ओके, अब आओ, जैसे मैंने समझाया वैसे देखो। ये सब तुम लोग 9-10 में पढ़े थे और उस समय जैसे भी पढ़े थे, बट अभी देख लो ऐसे उसको नामांकित करना था। बोलो, ये हमने एक कंपाउंड का नाम लिख, यौगिक का सूत्र लिख दिया। अब तुमने देख लिया कि इसमें तो COOH है, अतः तुम जान गए कि ये यौगिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। अब तुमको आईयूपीएसी पे नाम लिखना है। अब तुम जानते हो कि इसका कॉमन नेम फार्मिक एसिड है। क्यों है? तो अभी मैंने समझाया था कि ये वाला जो अम्ल है, ये चींटी, चूटा, हाड़ा, बर्रे, बिच्छू, इन सबके मुंह से जो लार निकलता है, बेटा पेन कॉपी लेके आके बैठ जाओ, ये तुम लोग को है जरूरी जानना, है ना।
तो चीटी चूटा हाड़ा बर्रे बिच्छू, कभी चीटी काटी है कि नहीं? तो वहां लाल हो जाता और फूल जाता है। चूटा और मजा आएगा, उससे भी ज्यादा फूलेगा। हाड़ा मस्ती आ जाएगी, लगोगे डांस करने, पूरा फूल जाता है। और अगर बिच्छू काट ले तब फिर डांस नहीं करोगे, गईबो करोगे, पता है कि नहीं? और सांप काट ले तो पूछना ही नहीं है, जय राम जी की। इसका मतलब है कि ये जितनी नाम हम आपको गिना रहे हैं, इन सब लोगों के मुंह में जो लार बन रहा है, एक्चुअली में वो उनका लार है। अगर वो न बने तो वो खाना पचा नहीं पाएंगे, समझे बेटा? लेकिन वह लार हमारे शरीर के सिस्टम के लिए जहर है। इसीलिए सांप तुमको काटता है तो सांप जहर नहीं बनाता, वो लार बनाता है। बट उसका लार मेरे मसल के खिलाफ एक्शन ले लेता है। उसका जो लार मेरे में जाएगा तो वो मेरे मांस को, हड्डी को गलाने लगेगा, समझे ना? अर्थात वो मेरे लिए नुकसान है, इसलिए हम सांप से डरते हैं। क्लियर हो गया? तो चीटी चूटा हाड़ा बर्रे बिच्छू, इन सबके मुंह में ये बनती है। अब जो जितना बनाती है आपको उतना वो एंजॉय देती है। अब एंजॉय कर समझ जाओ, कष्ट देती है भाई कि मजा आता है। अगर मजा आता है तो रोज हाड़ा से कटवाओ, नहीं मजा आएगा, कष्ट होगा, है ना? तो आपको बताए थे ट्राइवियल सिस्टम में, निरर्थक पद्धति में ये थ्योरी दी गई थी कि जो चीज जिससे बनेगा उसका नाम उसी पर लिखाएगा। तो चाइना वाले चीटी को फार्मा कहते हैं, तो फार्मा से ये अम्ल बना, इसलिए फार्मिक एसिड। इसी तरह CH3COOH, इसे तुम लोग एस्टिक एसिड 9-10 में पढ़े हो। ये मिलता है जामुन से, जामुन को अंग्रेजी में एसिटर कहते हैं, तो एसिटर से बना तो एसिटिक एसिड। इसी तरह मैंने साइटर का नाम लिया, नींबू, नींबू कभी देखे ही होगे, खाए भी होगे, मीठा लगता होगा। इसका मतलब जो चीज खट्टी है वही एसिड से भरी है। और आज एक चीज और बताता हूँ, जो चीज खट्टी है वह विटामिन सी से भरपूर है। इसलिए जब तुम लोगों को कभी घाव हो, हाड़ा माने फुंसी फोड़िया निकल जाए, घाव लग जाए, जल्दी सूखे ना, देखो मतलब तुम्हारे शरीर में विटामिन सी की कमी है। जब डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो विटामिन सी का कैप्सूल चाहे टैबलेट लिख देगा दवाई में। देकर उपाय क्या था? खट्टी चीज खा लो, ठीक हो जाओगे, विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी। अब एक मतलब यह नहीं कि खट्टिया खाते रहो, जैसे कुछ लोग अचार ज्यादा खाते हैं, तब देखना अब उनकी हड्डी गलने लगेगी, मांस गलने लगेगा, तो वो लोग दुबले पतले होने लगेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, खून की कमी हो जाएगी। तो इसलिए ज्यादा किसी भी चीज का बुरा होता है। अति सर्वत्र वर्ज्यते, सुने होंगे। तो अति किसी चीज का नहीं करना, क्योंकि मेरी बॉडी बैलेंस से चलती है, संतुलन बिगड़ा मामला गड़बड़ा गया, है ना? तो इसलिए ध्यान रखना, हर चीज खाइए लेकिन संतुलित खाइए। ये नहीं कि राती के चुराए के अचार रजैये में खाद बड़ी, मम्मी के पते नहीं हुआ, आज सोचे रहे कि चुराएंगे, दूठे मम्मी देवे ही करेगी, 3 ठे हो जाएगा, तो मामला गड़बड़ा जाएगा, समझ गए कि नहीं? है ना? हो हाँ। अब चलिए, कोई डाउट है? ये देखिए पंखा आप लोग का चल रहा है क्या? वो आप लोग को बुला रहा है, हमको बंद करो नहीं तो गुस्सा आ जाएगा वो। चले बेटा, लेकिन अब हम लोग को आईपीएससी चाहिए। क्या कहा था पहले? कार्बन की संख्या गिन लो, बोलो कटे कार्बन। अब ये 10 में भी पढ़े हो, यहाँ तो पढ़े ही हो कि एक को मेथ कहते हैं, दो को दो को एथ, प्रोप, ब्यूट, पेन, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो एक है, तो बोलो एक का क्या नाम होता है? अब इस पे लिखना था,
फिर तो मेथेन हो गया। अब उसमें ओइक एसिड जोड़ दो तो मेथे एसिड। अब नंबर कौन नंबर पे है? 1 नंबर का। तो मेथेनोइक एसिड 1। चलिए एक ही बोलिए, हम 1 बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो एक जो बोलेगा उसका घबराएगा नहीं। मेथेनोइक एसिड 1, ये आईपीएसी हो गया। अब हेमन गिनिए, 1 2, तो 2 कार्बन को एथ कहते हैं। तो बोले क्या नाम हो गया? एथेनोइक एसिड 1, है ना। अब एक आध दूठे और बता दीजिए। CH3CH2COOH 1 2 3, बोलो 3 को क्या कहते हैं? तो प्रोपेनोइक एसिड 1। अब आ गया लिखने, जल्दी कर लीजिए। अब कर लीजिए तो क्या चेन वाला बता दें। ग्यारह वाले भी सुन ले। जवन अम्ल जानवर और पौधे से मिलेगा वह अम्ल कमजोर अम्ल रहेगा, और जवन अम्ल लवण से या खनिज से मिलेगा वो प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, ये सब तुम लोग 9 में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो याद रख लो। यानी कि देखो जामुन से मिला था, हाउ चीटी चूटा, तो चीटी चूटा हाड़ा बड़े जानवर हैं। अब भी अम्ल से मिला है तो ये एस्टिक एसिड पेड़ से नहीं मिलता है, तो इसलिए वो भी कमजोर अम्ल में आएगा, ये भी कमजोर अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सुने होंगे, नमक का अम्ल को कहते हैं, तो वो किससे मिलता है? लवण से, नमक से भाई, इसलिए वो प्रबल अम्ल है। समझ गए? इसीलिए जब प्रबल अम्ल हाथ पे गिर जाएगा तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। इकुल गिरेगा तो जलेगा नहीं। जामुन खाते हो तो हाथवा पे गिर जाता है, हाथवा कट जाता है। समझ जाओ, अब क्लियर हो गया। हाँ, तो इसलिए ये सब बातें ध्यान में रखना। अब एक मजेदार बात है, देखो हमारे ही तरह वो भी हरियर हो गए हैं विजय। अब अगर ये विजय को जामुन के पेड़ के नीचे बैठा दिया जाए और पहले जामुन गिरे धम से, तो क्या होगा? विजय का खोपड़ी फट जाएगी? नहीं फटेगी हो, टेंशन मत लीजिए। हाँ, क्लियर हो गया ना। इसको थोड़ा रेडिकुलस कर रहे हैं हम लोग कि याद हो जाए। ऐसा खतरा HCl पे नहीं लेना है, नाइट्रिक अम्ल पे नहीं लेना है, सल्फ्यूरिक अम्ल पे, क्योंकि ये सब मिनरल से मिलता है। ये हाथे पे गिरेगा तो हाथ जल जाएगा, त्वचा फटेगी, खून निकलेगा। समझ गए? इसीलिए तुम लोग को पहली बारिश में भीगने से मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के बाद बरसात आती है, तो जितनी प्रचंड गर्मी पड़ेगी उतना वायुमंडल की नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके नाइट्राइट बन के एटमॉस्फेयर में पड़ा रहेगा, और जब बारिश होगी तो वो क्रिया करके पानी से नाइट्रिक और नाइट्रस अम्ल बनाएगा, और वो स्ट्रांग एसिड है। अतः वो गिरेगा त्वचा पे तो जलन होगा, तुम खजुआ दोगे, घाव हो जाएगा, फुड़िया फुंसी हो जाएगी। और यही पानी जब गिरता है नदी में, तो देखना पानी में गिरते ही वो लगता है एंडोथर्मिक रिएक्शन करने, और फिर इसके बाद एक्सोथर्मिक करेगा, यानी कि उष्मा छोड़ेगा, और उष्मा पाकर पानी में ऑक्सीजन 0.1% डिजॉल्व होती है, अब वो निकलने लगेगी। और जैसे ऑक्सीजन निकलेगी, देखना सारे जीव जंतु पानी वाले मार ऑक्सीजन के अभाव में छटपटाने लगेंगे और ऊपर आ जाएंगे। समझ गए? और ऊपर आके वायुमंडल से एरिएशन मुंह खोल खोल लेने लगेंगे। तब गौवा वाला क्या करते हैं? लेके डंडा पहुंच जाते हैं बारिश में मछली मारे नदी में, क्योंकि उस समय वो एनीमिया के शिकार हो गए हैं और ऑक्सीजन की कमी से वो आ गए हैं ऊपर। लेके गोजी पहुंच गए, मार धोए धोए पीटना शुरू, और मछली पकड़ के ले आएंगे कुल घरे। अब केहू का जान जाता है, केहू मजा ले रहा है। समझ गए ना? तो ये, लेकिन अब इसमें खतरा रहता है। क्यों? क्योंकि बिजली आकाशीय गिर सकती है,
क्योंकि जहां पर ये एरिएशन हो रहा है वहां जल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन का एक क्लाउड बना लिया है, तो उस समय बिजली चमकेगी, तो नदी के किनारे रहोगे, खुले में रहोगे तो बिजली तुमको मार सकती है। तो भगवान जी लगे तो ही कैसे कर देंगे, तो लोग डंडा लेके गए तो ओके मारे, तो भगवान जी तो ही को ठीक कर। तो ऐसा नहीं करना है ना, सबको अधिकार है पृथ्वी पर रहने का, उनको भी जीने का अधिकार है। देखो साइंस कहाँ कहाँ पहुंच जा रही है, और यही चीज का अभाव रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो इतना डिस्कशन के पीछे एक ही उद्देश्य था। तो ये सब चीजें कब पूछाएंगे बाइबा में, किसी एक वीक एसिड का नाम बताओ, किसी एक स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताओ, तो ये याद रहेगा तो बता दोगे, क्लियर हो गया। तो मैक्सिमम ऑर्गेनिक एसिड ये एक कार्बनिक अम्ल है, यह कार्बनिक अम्ल नहीं है, कार्बनिक है, देखो सब में कार्बन मौजूद है। और जो HCl है, NO3 है, इस सब में देखो कहाँ कार्बन है, कोई कार्बन नहीं है। तो बेटा ये सब कार्बनिक अम्ल है, तो इसलिए एग्जामिनर पूछ दिया कि किसी एक कार्बनिक अम्ल का नाम बताओ, या पूछ दिया कि दुर्बल कार्बनिक अम्ल कहाँ से आते हैं। तो ये थ्योरी जो अभी कहा सुनाए थे वो याद रहेगा तो बता दोगे, तो इसलिए सब बताया जा रहा है। इसलिए ध्यान दो कि जो पढ़ रहे हो, जो लिख रहे हो, वो खाली लिखने पढ़ने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उसको डायलॉग करो, कैसे बोला जा रहा है सुनो, सुनते हो तो फटाफट नोट कर लो कि ये सर बताए हैं। अब ये चीज को घर जाओ तो घर में पहले रफ खोल के जितना इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है उसका अलग नोट बनाओ, और जो हम बना रहे हैं वो तो यूपी बोर्ड के लिए बता ही रहे हैं। अब जब तुम कंपटीशन में बैठो तो यूपी बोर्ड फेंक दो, और ये जो महत्वपूर्ण बताई गई बस उसी को तैयार करो, वही कंपटीशन में आएगा, क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव आएगा, यहाँ सब्जेक्टिव आएगा। यहाँ एक प्रश्न का 4 लाइन 6 लाइन 10 लाइन 2 पेज 4 पेज में जवाब देना है, और ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन के 4 विकल्प है, उसको चूज करना है। तो दोनों की पढ़ाई अलग है, समझ आ गई बात। तो यहाँ जो है हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, जो कथा सुन रहे हो एंजॉय भी करो, उसको लिखो भी। ये हाई स्कूल नहीं है कि सुनाऊंगा फिर कहूंगा अब लिखो, ऐसा नहीं होगा, इसलिए अपनी आदत को बदलना है। ठीक है बेटा, तो ऐसे करते रहो। तो अब ये नाम करने आ गया आप लोग को, अब एक आध को साइड चेन से भी देख लो। आओ साइड चेन से देखो, ये देखो साइड चेन से CS3 CH CS3 CHCl CH2CO OH। तो पहले नोमेनक्लेचर पहले नंबरिंग करोगे, तो हम पहचान गए तो कार्बोक्सिलिक है, तो नंबरिंग उधर से होती है जिधर फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़े, तो 1 2। अब हम पहले साइड लिखते हैं, तो हम देख रहे हैं साइड में 2 चेन चल रही है, एक मेथिल एक क्लोरीन। तो जब एक से ज्यादा साइड हो तो अल्फाबेट को वरीयता देते हैं, तो इसका अंग्रेजी क्लोरो, इसका मेथिल, तो इसका C से शुरू होगा, इसका यम से, तो ABC, पहले C आएगा, तो इसलिए पहले लिखेंगे 3 क्लोरो, बोलो 4 मेथिल। अब 5 है तो 5 को पेंट कहते हैं, पहले एन लिख के ओइक जोड़ना है, तो पेंटेनोइक एसिड 1 नंबर पे है, तो अब इसका नाम हो गया 3 क्लोरो 4 मेथिल। आ गया। अब तुम लोग बेटा ये लिख के अब जाओ, क्योंकि अब इसके आगे की पढ़ाई तुमको नहीं करनी। हाँ, क्योंकि 15 मिनट बाद हम आएंगे तुम लोग की क्लास में।
आओ बेटा पढ़े। तो बेटा हम लोग को यहाँ दो अम्ल पढ़ना है, एक है फार्मिक एसिड जिसका नाम था मेथेनोइक एसिड और दूसरा है एसिटिक एसिड जिसका नाम है एथेनोइक एसिड। क्लियर? तो अब हम लोग चल रहे हैं, बनाने की विधि पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे, फिर उपयोग पढ़ेंगे, चैप्टर ओवर। लेकिन हाँ रुको, अभी तो परिचय हो रहा था ना, अभी तो सब पढ़ना बाकी है। तो प्रिपरेशन में अब हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक तीनों को एक साथ बनाना सीखेंगे। अब इम्तिहान में जब पूछेगा फार्मिक बताओ तो और बाकी छोड़ देंगे, खाली फार्मिक बताएंगे, लेकिन यहाँ सीखेंगे सबका सीखेंगे। आओ चलो प्रिपरेशन। प्रिपरेशन लिया जाए, तो चलिए बनाइए। आपके सामने एल्डिहाइड है, पहले यहाँ सीख लीजिए, कुछ लोग उस दिन शायद न रहे हो तो समझ नहीं पाए। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, इन तीनों ही के यौगिक बनाने जा रहे हैं। एल्डिहाइड में हम फॉर्मल्डिहाइड बनाएंगे, एसिटल्डिहाइड बनाएंगे, कीटोन में खाली एक पढ़ना है एसीटोन और यहाँ दो पढ़ना है फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। इतने लोग को तैयार करना है। तो ये सारी तैयारी हम लोग पहले ग्रुप से चेक करेंगे। तो आप जानते हैं इसका ग्रुप है एल की रेडिकल CHO, दो एल की रेडिकल के बीच में CO और फिर एल की रेडिकल के साथ ये बनाना है। तो आओ, ये देखो एक कार्बन का है, ये दो है, ये तीन कार्बन का है, ये एक और ये दो। तो आओ पहले कैसे बनाएं। तो हम सब में देख रहे हैं ये सब एल्केन के प्रोडक्ट हैं, एल्केन के रेडिकल हैं, डेरिवेटिव हैं। इसका मतलब अब हमको ज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि हमको 11 में पढ़ाया गया था कि जिसको बनाना हो पहले देखो वो कितने कार्बन का है, जितने कार्बन का हो उतने कार्बन का कंपाउंड उठाओ बनेगा, उससे कम का उठाओगे तो एडिशन करा के बढ़ाना होगा, ज्यादा का कर लोगे तो एलिमिनेशन करके घटाना होगा। ये हमने मूल मंत्र दे रखा है, तो इस्तेमाल करो और क्या। तो पहला हम एल्केन से बनाने जा रहे हैं, लिखोगे नहीं पहले सीखोगे। बाई एल्केन, अब जैसे मैंने एल्केन नाम लिया तुम्हारे दिमाग में आ गया CnH2n+2 और एल्किल होता है तो बोलो +1। इसका मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना होगा तब एल्किल बनेगी। तो एल्केन में एक कार्बन का कंपाउंड हम लोग पढ़े थे मेथेन, दो का पढ़े थे एथेन। तो एक बार एक का ले तो इनको जो जो एक वाले हैं बनाए जा सकते हैं, ये बना सकता हूँ, ये बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। तो पहला एल्केन, राइट है। अब एल्केन में पहला हम मीथेन ले रहे हैं, देखो CH4। तो जब तुम्हें ये पढ़ाया गया था तो तुम्हें कहा गया था बेटा इसको ऐसे लिख दो CH3H, जिसको भूल गया है वो सीख ले, यही था ना 1 2 3। अब इसका पहले तुम करवा दो ऑक्सीडेशन, तो O आके इसमें बैठ गया, इसीलिए कहूं कि लिखो नहीं सीखो। अब पीछे अल्कोहल पढ़ के आए हो तो तुमने पढ़ा था कि ये प्राइमरी अल्कोहल है और इसका ऑक्सीडेशन करवाएं तो ये पानी एलिमिनेट कर देता है। और अब बोलो HCH, देखो फॉर्मल्डिहाइड बन गया, अरे सॉरी CHOH, HCH बन गई फॉर्मल्डिहाइड।
यही ना है फॉर्मल्डिहाइड, बन गई। और अब बनाना है फार्मिक एसिड, ये रहा। तो अब ये एल्डिहाइड बनाए हैं, अभी एक कार्बन का बनाए हैं, अब एक और का चाहिए, तो 2 कार्बन का ले लो, C2H6, बोलो इसको तोड़ दें, CH3CH3 लिख दें, बोलो बोलो, CH3CH2OH, देखो ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, पढ़े थे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करिए तो वाटर एलिमिनेट हो जाता है। अब देख के बताओ, एसेटल्डिहाइड तैयार, देखो दोनों बना लिया। अब अब हम लोग क्या करें, कीटोन बनवा लें, तो चाहिए 3 ठो, आ जाओ, CH3CH2CH3, इसका नाम प्रोपेन है ना? हाँ वही मैं देख रहा हूँ कितने को आ रहा है, हो गया। जैसे ये सब देखो एक ही धुन में जा रहे हैं सब, बोलो CH3CHOH, H2 को H लिख दे, तो खच से आके बैठ जाएगा, हाई बोलो। अब फिर ऑक्सीडेशन करवा दे तो बोलो हाई पनिया निकल जाएगा, H2O, अब बोलो C हाई O, आगे से टोट। और अब आपको ये चाहिए, तो फिर एक कार्बन वाला उठाइए, देखिए सबको मैं बना रहा हूँ, अब ये मिटा दे रहा हूँ, मुझे जगह चाह रहा है, तो एक कार्बन वाला तो वही है, बोलो कैसे लिख दें, CH3H ऑक्सीडेशन कराओ, CH3OH, बोलो HCH2OH, फिर ऑक्सीडेशन कराओ, पानी निकल लिया, बोलो ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, CHO, बोलो फिर ऑक्सीडेशन करा दो, HCOOH, बन गई। अब बोलो एथेन उठा लो, अब बोलो CH3CH2OH, फिर करवाओ, पानी निकल लिया, अब बोलो CH3CHO, फिर कराओ, OH। तो देखो एल्केन से मैंने फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, फार्मिक एसिड और एस्टिक सबको बना लिया। अब इम्तिहान में आए फॉर्मल्डिहाइड, तो ये सब छोड़ दो, खाली एक तो बताओ, ये आ गया, जो आना है तो अन बताओ, दिक्कत है, जल्दी करो। ठीक है,
हो गया बेटा? तो अब चलिए, अब हम दूसरा मेथड उठाना चाहते हैं। करें बात? तो देखिए, दूसरा विधि आप अगर ध्यान देंगे ना तो इसी में छिपी हुई है। बोलो, अभी हम बना रहे थे एल्केन से, अब हम लोग अल्कोहल से भी तो बना सकते हैं ना। तो पहले सीखो। अब दूसरा हो जाएगा बाई एल्कोहल, माने अल्कोहलों के द्वारा। तो अब मुझे देखना, तुम लोग अपने में मत मिटा लेना, तुम लोग को लिखना पड़ेगा। अब हम क्या लिख दें? मेथिल अल्कोहल से। देखो, बन गई फॉर्मल्डिहाइड। अब यहाँ बोलो इसको भी मिटा दे। एथिल अल्कोहल से, इसको भी मिटा दे। बोलो प्रोपेनॉल 2 से, यानी प्रोपिल अल्कोहल से। ये कौन है? प्रोपिल अल्कोहल। बन गया। अब इसको बोलो सेम, मेथिल अल्कोहल से बन गया। और ये देखो एथिल अल्कोहल से बन गया। हो गया ना? यानी कि मेरा 2 इन 1 हो गया, है ना? शैम्पू की तरह कि बाल उखाड़ के फेंक भी दिए और बाल को भी डिस्कलर कर दे, दोनों लाभ एक संगे। हो गया? अब आप लोग का ये रहा अल्कोहल से बनाना, और वो सब रिएक्शन रहेंगे।
हो गया? ओके बेटा, तो आप बनाना जान गए ना, तीनों का तीनों बन जाएगा। तो अब अगला पॉइंट होगा भौतिक गुण, वो भी तीनों का एक संग में पढ़ेंगे, ठीक है? भौतिक गुण, अब इसी पे हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है? तो अब अगले दिन का आपका जो टॉपिक होगा भौतिक गुण होगा। तो अब कल पूछा जाएगा क्या